नमस्कार दोस्तों, जैसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आज पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर के सवाल को डिस्कस करेंगे तीनों शिफ्ट का, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर का सवाल पूछा गया है उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट में हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से सवाल करवाया था वो डायरेक्ट है जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो यदि आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और आपका एग्जाम है जो आगे आने वाले समय में होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो थर्ड शिफ्ट में सवाल सबसे पहला पूछा गया था वो आपका पंचायती राज से पूछा गया था कि पंचायती राज है जो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज है जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया था। सबसे पहला पंचायत कहाँ पे यानी कि एस्टेब्लिश किया गया था? राजस्थान के नौगौर डिस्ट्रिक्ट में। यह भी आपको याद रखना है, राजस्थान के नौगौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला पंचायती राज बनाया गया था। पंचायती राज से सिमिलरिटी और एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के बारे में, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया था। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 74th अमेंडमेंट से। पंचायती राज है जो कौन से शेड्यूल में जोड़ा गया है? शेड्यूल नंबर 11 में। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शेड्यूल नंबर 12 में, आपको याद रखना है। उसके बाद सरदार सरोवर डैम पूछा गया था कि कौन से नदी पे है? तो आपको याद रखना है कि नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर पे है जो आपका सरदार सरोवर डैम है जो गुजरात में सिचुएटेड है। और ये सवाल हम लोगों ने एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दी थी सेकंड शिफ्ट में, और ये सवाल है जो डायरेक्ट पूछा गया। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा रिवर पे है जो सरदार सरोवर डैम है जो गुजरात में है। नर्मदा रिवर है जो आपका बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद जो सवाल पूछा गया था पद्मश्री, पद्मश्री जो आपके यानी कि लगभग 35 पद्मश्री है जो 2022 में मिले थे, उनसे सवाल पूछे गए थे। तो आप लोग पद्मश्री या जो भी पद्म विभूषण या जो भी इस साल अवार्ड्स मिले हैं जो भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेशनल साइंस डे पूछा गया था। नेशनल साइंस डे है जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे भी पूछा गया था जो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये पिछले शिफ्ट में वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में आपका है जो नेशनल साइंस डे के बारे में पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया था भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट से कौन संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि विनोबा भावे है जो भूदान मूवमेंट या ग्रामदान मूवमेंट से संबंधित है। उसके बाद पूछा गया था कि किस प्रधानमंत्री को, किस प्राइम मिनिस्टर को भारत का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का भीष्म पितामह कहा जाता है। उसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया था वो आपका WHO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और आपका वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। उसके बाद हॉकी में पूछा गया था कि कितने प्लेयर होते हैं? तो आपको याद रखना है कि हॉकी में, क्रिकेट में या फुटबॉल में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट्स आपके खेल है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं आपको याद रखना है। उसके बाद क्या पूछा गया था? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में कौन जीता है? तो मेल के यानी कि जो विनर थे वो आपके राफेल नडाल थे और फीमेल के जो विनर है एशले बार्टी हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज पूछा गया था 2011 सेंसस के अनुसार। तो 2011 सेंसस के अनुसार जो आपका हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है वो आपका हिंदी है, आपको याद रखना है। अब आपको 2011 सेंसस से रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे सबसे बड़ा यानी कि पॉपुलेशन कहाँ था? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपको यानी जो भी 2011 सेंसस से सवाल बन सकते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा गया था क्वार्ट्ज का फॉर्मूला। तो क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद फोर्स से आपके न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए थे, आपका वर्क डन से न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो सेकंड शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा गया था, जिसका हाइट पूछा गया था, जिसका हाइट होता है 182 मीटर। ये सरदार पटेल का मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये गुजरात में सिचुएटेड है। उसके बाद चॉकलेट का विटामिन का पूछा गया था कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि विटामिन B2 और विटामिन B6। उसके बाद पूछा गया था कि विटामिन का डिस्कवरी किसने किया है? तो आपको याद रखना है किसने, देख सकते हैं कैसिमिर फंक ने विटामिन का डिस्कवर किया है और विटामिन के फादर भी कैसिमिर फंक को कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया था एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है? तो आपको याद रखना है AK गोयल है।
उसके बाद जो सवाल पूछा गया था वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड था कि आपका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, यानी कि स्वच्छ आपका पर्यावरण का जो अधिकार है कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 21 में। जो आपका आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद आपको आर्टिकल 21 ये भी याद रखना है जो आपका राइट टू एजुकेशन की बात करता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन से सवाल पूछा गया था, रिफ्लेक्शन यानी कि आपको रिफ्लेक्शन से सवाल पूछा गया था तो आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। सेकंड क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है जो आपका सेम प्लेन पे लाई करता है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सवाल पूछा गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं कि यदि आप लोग का कोई भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है और उस मीडियम से हम लोग डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मान लेते हैं कि आपको ग्लास में बोल दिया जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इतना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो जो ग्लास में यानी कि आपका स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, उससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। आपको इससे यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद रखना है। वो कैसे निकलता है, 2 ऑब्जेक्ट का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। उसके बाद आर्टिकल 289 के बारे में सवाल पूछा गया था। तो आर्टिकल 289 क्या होता है, एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी फ्रॉम यूनियन टैक्स, यानी जो सेंटर टैक्स लगाता है जिसमें टैक्स नहीं लगेगा यदि कोई भी स्टेट का प्रॉपर्टी है उस पर। उसके बाद पूछा गया था कि नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो आपको याद रखना है नर्मदा है जो आपका अमरकंटक से ओरिजिनेट होता है, जिसमें देख सकते हैं सरदार सरोवर डैम है जो गुजरात में सिचुएटेड है नर्मदा रिवर पे ही। उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में पूछा गया था कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, तो आपको याद रखना है कि सेम साइज बनता है और लेटरली इन्वर्टेड बनता है। उसके बाद जो सवाल पूछा गया था, उसके बाद पूछा गया था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा है जो अपने से छोटे जो भी ऑब्जेक्ट होता है अपने ऑब्जेक्ट से छोटा हमेशा इमेज बनाता है, यानी कि ऑलवेज लेस देन ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड से छोटा होता है, वर्चुअली होता है और इरेक्ट होता है। उसके बाद आपका आर्टिकल 48A के बारे में पूछा गया था। तो आर्टिकल 48 क्या है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी जो भी वाइल्ड लाइफ है या जो भी फॉरेस्ट है उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगी और इंप्रूव करेगी। आर्टिकल 48 क्या है, आपका डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में मेंशन है, पार्ट 4 में मेंशन है, पार्ट 4 में मेंशन है और आर्टिकल आपका 36 से लेकर के 51 तक है। और डीपीएसपी है जो आपका कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में पूछा गया था कि गल्फ ऑफ मन्नार किसको सेपरेट करता है, तो इंडिया और श्रीलंका को, और पाक स्टेट भी है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। उसके बाद जो आपके सवाल पूछे गए थे वो आपका मायोपिया के बारे में पूछा गया था। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस, यानी कि आपको नज़दीक का जो वस्तु है वो दिखाई देगा और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। और नियर साइटेडनेस यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा हम लोग लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। उसके बाद पूछा गया था हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया पूछा नहीं गया था, आपको यहाँ से ध्यान रखना क्योंकि रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया होता है फार साइटेडनेस, यानी कि आपको दूर का चीज़ दिखाई देगा और नज़दीक का चीज़ नहीं दिखाई देगा। और नज़दीक का चीज़ को ठीक करने के लिए, देखने के लिए कौन सा चश्मा में लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद जो सवाल पूछा गया था आपका फोर्स से पूछा गया था। फोर्स का यानी फॉर्मूला पूछा गया था, फोर्स को आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो फोर्स का 2 फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। यदि कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो एक्सलेरेशन आपका ए होता है। यदि कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है तो आपका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है। जो भी वहां पे आपको दिया रहेगा वहां से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन निकालने के लिए पूछा गया था। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स दिया हुआ होगा या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होगा, आप लोग ऐसे यानी कि मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यदि आपसे बोल दिया जाएगा कि कोई बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। उसके बाद वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया था। वोल्टेज कैसे निकलता है, ओम्स लॉ से। V इक्वल टू आई इंटू आर। भी क्या होता है, वोल्टेज होता है, आई क्या होता है, करंट होता है, और आर क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। करंट का क्या होता है, आपका करंट का आपका होता है एम्पियर। और रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का आपका ओम होता है। एक वोल्टेज का और फॉर्मूला है V इक्वल टू W बाई क्यू। भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको यानी कि वोल्ट भी बोलते हैं।
W आपका वर्क डन हो गया, जिसका SI यूनिट आपका होता है क्या, जूल होता है। और आपका Q क्या हो गया, Q आपका कूलम हो गया, जो आपका चार्ज होता है। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। उसके बाद विटामिन डी का आपका साइंटिफिक नेम पूछा था, कैल्सीफिरोल होता है। उसके बाद पूछा था कि राजीव गांधी खेल रत्न जो है उसका नया नाम क्या रखा गया था, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड उस अवार्ड है जिसका नया नाम रखा गया था। उसके बाद जो आपके सवाल पूछे गए वो आपका एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स कौन से वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में पूछा गया, तो 2022 का थीम तो आपको याद रखना है ओनली वन अर्थ होता है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जो 5 जून को मनाया जाता है। रामसर वेटलैंड साइट के बारे में पूछा था, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे है आपका, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इंडिया में टोटल अभी 64 रामसर वेटलैंड साइट है। आपको जितने भी 64 रामसर वेटलैंड साइट है आपको एक बार याद कर लेना है, क्योंकि कभी भी कोई भी आपको रामसर वेटलैंड साइट पूछ लिया जा सकता है। जैसे पूछ दिया जाएगा कि आपका, मान लेते हैं कि आपको कोई भी रामसर वेटलैंड दे दिया जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कवरतल वेटलैंड कहाँ है, तो कवरतल वेटलैंड है जो आपका बिहार में है। ओम्स लॉ से सवाल पूछा था, देख सकते हैं कि ओम्स लॉ से जो आपका सवाल पूछा गया था, V = I × R होता है। V क्या होता है, वोल्टेज होता है। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। और R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यानी फॉर्मूला पूछा गया था, MgOH होल ट्वाइस। उसके बाद एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, एलिसा टेस्ट आपका HIV के लिए होता है। उसके बाद जो आपका सवाल पूछा गया था, ऑयल ऑफ विड्रॉल का फॉर्मूला पूछा गया था, क्या होता है, H2SO4 होता है। पेरियार रिवर कौन से आपका नदी पे है, तो पेरियार रिवर है जो आपका यानी कहाँ है, केरला में है। पेरियार रिवर है जो कहाँ है आपका, केरल में है। और पेरियार नेशनल पार्क भी आपका केरल में है। उसके बाद पूछा गया था हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। हीलियम आपका इनर्ट गैस है, किसी से भी रिएक्ट नहीं कर सकता है। हीलियम का हम लोग वैलेंसी की बात करें 0 होता है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है या 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसका ऑक्टेट है जो पूरा रहता है। उसके बाद देख सकते हैं फर्स्ट लोकपाल के बारे में पूछा गया था, कौन है, पिनाकी चंद्र घोष हैं। उसके बाद पूछा गया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कहाँ पाया जाता है, तो उसका जो सही जवाब था ऑप्शन के अनुसार वो आपका मेघालय है। उसके बाद आर्टिकल 231 के बारे में पूछा गया, तो आर्टिकल 231 क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा राज्य के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। अभी इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट की संख्या है, वो 25 है। इंडिया में टोटल अभी कितने स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जीके के, जीएस के और करंट अफेयर के। हम लोगों ने अपने तरफ से यानी कि पूरा कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि जीके और जीएस का यानी कि कोई भी कैंडिडेट को पूरा सवाल याद नहीं रहता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी आपको आगे की इन्फॉर्मेशन है, मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जय सिंह क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।